हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी अपनी फिज़िक्स टीचर फ़रहीन जहां। आपने मेरे पहले के लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड 3। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना लूँगी, ठीक है। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में अपने शेयर करिए, आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम रहते उस चैप्टर को पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। मेरी इस चैनल पे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फ़िज़िक्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा खुद का अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एमटेक किया है मशीन डिज़ाइन में और पीएचडी करी है कंपोजिट्स में। अब क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें सारा फिज़िक्स ही इन्वॉल्व है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, जो चीज़ें आप फिज़िक्स 11th और 12th में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में पढ़ते हैं, चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में जाके इसी का ही एप्लीकेशन है और बहुत टॉपिक वास्ट हो जाता है। इसलिए मुझे फ़िज़िक्स से मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ यही मोहब्बत आप लोगों को भी हो जाए फ़िज़िक्स से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप ये बताइए प्लेन क्या होता है। इसके पहले हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। लाइन का मतलब तो आपको पता है, लाइन क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करती है लाइन। ये हो गई आपकी लाइन ए भी। अब प्लेन क्या होता है, ठीक है। आइए डस्टर की हेल्प से समझते हैं। ये डस्टर है, ये जो इसकी सरफेस है, दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। प्लेन जो मिलकर बना होता है वो हमेशा दो एक्सिस से मिलके बना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमारी तीन एक्सिस क्या होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर हम तीन एक्सिस लें। आइए बात करते हैं, हम तीन एक्सिस अगर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये जो प्लेन हो गया आपका, ये प्लेन हो गया आपका कौन सा, इसमें कौन कौन से एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स और वाई एक्सिस। अगर इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में आपकी कौन कौन से एक्सिस इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस इन्वॉल्व है और जेड एक्सिस इन्वॉल्व है। तो ये आपका कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। इस वाले प्लेन में क्या क्या इन्वॉल्व है, इस वाले प्लेन में इन्वॉल्व है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन कौन सा हो गया, दिस प्लेन इज योर एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये है लाइन। तो लास्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको लाइन और प्लेन में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक। हम जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे, उसमें डायरेक्शंस डिफाइन करने के लिए वेक्टर और स्केलर के बीच हमें डिफरेंस समझना था। तो क्या डिफरेंस था, उसमें डायरेक्शन डिफाइन कर रहे थे पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव साइन से। अगर ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जा रहा था तो हम उस डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे थे पॉजिटिव, और अगर ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जा रहा था, ये आपका ओरिजिन है, तो ये डायरेक्शन आ रही थी आपकी ज़ीरो। इन द सेम वे वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेन की, अब प्लेन में तो दोनों एक्सिस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और तीनों एक्सिस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक्स वाई जेड। आपको कोई पॉइंट बताना है, वो पॉइंट जो है आपका पहले कहीं था यहाँ पे, उसके बाद ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी डैश हो गया। तो आप कैसे बताओगे पी से पी डैश कितना मूव हुआ। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश और वाई डैश। तो आप इनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर समझने की, ठीक है। और स्केलर क्या होता है, स्केलर होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आपकी कोई डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है। टाइम पॉजिटिव होता है कि डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में टाइम पॉसिबल ही नहीं है। टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी ऐसी डायरेक्शंस हैं जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हो गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका मोर देन वन डायरेक्शन में हो सकता है, उसको डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप किस तरह से समझाओगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इट।
मतलब वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए और हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। जैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड तो मतलब सॉलिड क्वांटिटी हो गई, कोई नंबर हो गया 10, 20, 30, ठीक है। और डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन में मूव किया है या वाई डायरेक्शन में मूव किया है या जेड डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो जब वेक्टर्स दो डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स आई कैप प्लस माइनस वाई जे कैप। तीन डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, तीन डायरेक्शंस में हम डिफाइन करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3D वेक्टर, 3D वेक्टर। और ये क्या है आपका, दिस इज योर 2D वेक्टर, ठीक है। ये एक आपका वेक्टर स्केलर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। आइए मैं इसकी डिटेल्स आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। बच्चों, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। सिंपली हम बात करते हैं, कोई एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है P डैश। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर का मतलब वो है कि वो P पॉइंट पे इसकी पोजीशन बताएगा। और P डैश क्या है, P डैश पॉइंट पे इसकी पोजीशन बताएगा, जो पॉइंट हमारा P डैश के एक्चुअल में कितना एग्जिस्ट कर रहा है उसको ही हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये है, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट आपका P पॉइंट पर था, अब वो P पॉइंट से चला गया P डैश पॉइंट पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, P डैश। लेट अस कंसीडर P की डिस्टेंस ओरिजिन से R थी और P डैश की डिस्टेंस ओरिजिन से थी R डैश, तो इसमें चेंजेस जो आए वो डेल्टा आ रहा है। अब समझते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई एक्सिस पे हम हमेशा यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस पे लेते हैं हम के कैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, वेक्टर आर, और ओ पी डैश क्या हो जाएगा हमारा, आर डैश, ठीक है। तो अब हम हमेशा जब भी वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, तो उसके केस में हम ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं या पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, ठीक है। अब ये लॉ क्या है, पहले तो ये समझिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपली एक एरो से, ठीक है। अब एरो की टेल किधर होती है, टेल उधर होगी जिधर से ये स्टार्ट करता है, दिस विल बी द स्टार्ट पोजीशन। और हेड किधर होगा, हेड हमेशा होगा एंड पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो OP हमारा क्या है, OP है हमारा R और OP डैश है हमारा R डैश। हमने क्या कंसीडर किया कि P से P डैश तक हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा R। तो अगर हम इसमें वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर आप समझिए, O से P डैश तक आप डायरेक्टली, O से P डैश तक जाने में आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप डायरेक्टली O से P डैश तक चले जाएंगे या फिर O से P जाएंगे और P से P डैश पर जाएंगे। बस सिंपली हमें इस ट्रायंगल में यही लॉ लगाना है। अब सिंपली आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OP P डैश, ट्रायंगुलर लॉ लगाइए। पहले गए हम OP डैश पे, OP डैश क्या है, OP प्लस P डैश। OP डैश क्या है, OP डैश इज योर R डैश, और OP कितना है, OP इज योर R। P डैश को हमने कंसीडर किया है डेल्टा R, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R क्या होगा, डेल्टा R विल बी सिंपल R डैश माइनस R, ठीक है। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। समझ आया बच्चों, इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेक्टर्स के केस में एक सिचुएशन और होती है, हमारे पास O से P डैश तक जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, ठीक है। हम गए सिंपली O से स्टार्ट किया, हमने जाना, ओरिजिन पे ले लो O, हमारे पास है O ये रहा, और P डैश है हमारे पास ये। तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे, या हम इधर से घूम के जाएं, या हम इधर से घूम के जाएं, या हम ऐसे चले जाएं, या हम ऐसे चले जाएं, ठीक है। n नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं हमारे पास O से P डैश तक जाने में। लेकिन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेगा, वो कर्व में रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
किस में रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में, और वो भी स्ट्रेट लाइन वो कंसीडर करेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ बनाएगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, वेक्टर्स देखने में थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि उसमें लेटर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। आई कैप आ गया, जे कैप आ गया, के कैप आ गया। स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है? सिंपल नंबर है, 12, 13, 20, 1000, 100। ठीक है, तो वेक्टर समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे तो वेक्टर टफ नहीं है, फिर आप वेक्टर्स के साथ खेलने लग जाएंगे। अब देखते हैं, अगर आप वेक्टर्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, या अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो कैसे होता है। आइए समझते हैं। एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए। ठीक है, और कोई हमारे पास दिस इज़ योर, इसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर। हमारे पास लैम्डा है, और लैम्डा जो है दैट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 100, 200 कुछ भी हो सकती है। तो जब मैं वेक्टर ए की मल्टीप्लिकेशन करूँगी रियल नंबर से तो क्या होगा? ये सिंपली लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी लैम्डा वेक्टर ए। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए है, और लैम्डा है हमारे पास 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लैम्डा वेक्टर ए। सिंपली 2 की मल्टीप्लाई जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं उससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर लैम्डा की वैल्यू -2 अगर हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपली साइन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस लैम्डा ए कैप कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा ए कैप 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई एक्स वाई हमारे पास प्लेन है, ये हो गया x, ये हो गया y। इस पे वेक्टर a की लेंथ इतनी थी। ठीक है, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? वो इसके पैरेलल ही होगा और उसकी लेंथ हो जाएगी 2 है। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 5 सेंटीमीटर से तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली हम 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, और जब -2 आ जाएगा, -2 का मतलब क्या है? ये इससे डबल तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, मतलब ये अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तब ये माइनस हो जाएगा जब हम माइनस लैम्डा वेक्टर ए कर रहे हैं। आसान है? ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल्स की तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मतलब 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिंपली रूल्स देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप एडिशन में a की वैल्यू पहले रखें या b की वैल्यू पहले रखें। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, तो आपका ये रूल फॉलो अप होगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कौन सी प्रोसेस है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब a माइनस बी, इसको हम और कैसे लिखते हैं? a माइनस और प्लस b। ठीक है, लेकिन इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट डू b माइनस a,
ये कर दोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वेक्टर में 0 ऐड करेंगे 0 माइनस करेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, इफ़ a प्लस बी प्लस 0, 0 का मतलब क्या है कि इसके यूनिट वेक्टर्स के जो क्वांटिटीज़ हम कंसीडर करेंगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल हमारा फॉलो अप होगा। इफ़ a माइनस बी है, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? सिंपली a माइनस बी रह जाएगा। आइए इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं एक एग्जाम्पल से। और एडिशन के लिए लॉ क्या लगेगा? वेक्टर्स के एडिशन के लिए लॉ लगता है वही ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर a 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर b है हमारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 इज़ 5i, 5 प्लस 2 इज़ 7j और 7 प्लस 4 इज़ 11k कैप। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अगर इनको हमें माइनस करना हो तो a कैप, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 विल बी माइनस i कैप, 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3j कैप, 4 माइनस 7 इज़ माइनस 3k कैप। और इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी a प्लस बी की? जैसे o पॉइंट से स्टार्ट किया, हम आ गए o से a पे, फिर जाना है हमें b पर, मतलब एक वेक्टर यहाँ आया एक वेक्टर यहाँ आया, तो a प्लस बी वेक्टर होगा हमारा ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है बच्चों, और अगर b की डायरेक्शन मैं इधर कर दूंगी, b की डायरेक्शन इधर कर दी तो क्या हो जाएगा है? इट विल बी सिंपली a माइनस वेक्टर b। ठीक है, क्योंकि हमारी वेक्टर की एरो क्या डिफाइन कर रही है? इसकी टेल डिफाइन करती है स्टार्ट और इसका हेड डिफाइन करता है एंड। तो ये है सिंपल हमारा वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर कोई भी वेक्टर है हमारा, वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो इस एंगल को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई वेक्टर हमारा एंगुलर पोजीशन पे होता है और हमें उसको रिजॉल्व करना होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है हमारी? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस। तो जिस एक्सिस के साथ भी वेक्टर एंगल बनाता है, उस एक्सिस पे आता है कॉस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो आती है उस पे आता है हमेशा साइन कंपोनेंट। तो ये वेक्टर a है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, इसी के साथ ही एंगल बना रहा है, लेट अस से एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? a cos थीटा। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो इस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन। क्या आएगा? a साइन थीटा। तो a x कंपोनेंट हो जाएगा, a cos थीटा, a y मतलब y डायरेक्शन में a का कंपोनेंट हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंगल्स का रेजोल्यूशन। अब सिंपल टर्म में देखते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास? वेक्टर b जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? हमने क्या किया, एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन इज o। ठीक है, इसके पैरेलल जो हमें वेक्टर a की डायरेक्शन गिवन थी उसके पैरेलल हमने एक वेक्टर प्लॉट किया और हमने ये कंसीडर किया कि ये वेक्टर इस वेक्टर का लैम्डा टाइम्स मल्टीपल है। इस लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 1.3 1.5 कोई भी नंबर हो सकता है, हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता। ऐसे ही हमने इस वेक्टर b के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर प्लॉट किया और उसको ले लिया कि ये वेक्टर जो है वेक्टर पी क्यू म्यू टाइम्स b के है। ठीक है, यहाँ भी म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा? इस ट्रायंगल को की क्लोजिंग साइड होगी। ठीक है,
क्योंकि वेक्टर सॉल्व करने के लिए हम दो ही लॉ लगाते हैं, वन इज ट्रायंगुलर लॉ एंड सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, अभी आप ट्रायंगल लॉ समझिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है हमारा ए। इस ट्रायंगल को क्लोज करने के लिए या O to Q जाने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, पहले भी ये डिस्कस किया है, या तो O से Q चले जाओ और दूसरा पाथ क्या है O से P जाओ, P से Q चले जाओ। तो वेक्टर A क्या हो जाएगा OP प्लस PQ। अब OP की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा A और PQ की वैल्यू पुट कर दो म्यू B, ठीक है। चलो अब इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि इस ग्राफ में क्या समझा रहा है। हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर A, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस। अब बच्चों एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखो कि हमें कौन सा यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है वन। यूनिट का मतलब वन सिंगल। एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ठीक है। तो A1 क्या होगा? A1 होगा AX आई कैप। क्यों लिया मैंने? A1 इज इक्वल टू AX आई कैप। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आई कैप क्यों लिया? मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है AX और A का वर्टिकल कंपोनेंट है AY, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो आई कैप आ जाएगा, तो A1 विल बी AX आई कैप, A2 विल बी AY जे कैप। तो टोटल वेक्टर A क्या हो जाएगा? टोटल वेक्टर A इज A1 प्लस A2। कैसे? ट्रायंगल लॉ लगा लो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल इज A1, तो ये वर्टिकल कितना होगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जब ये A2 है तो ये भी A2 होगा। तो वेक्टर A विल बी समेशन ऑफ A1 प्लस A2। तो A1 क्या है? AX आई कैप और A2 क्या है? AY जे कैप। अब AX की वैल्यू क्या होगी? AX की वैल्यू होगी A का कॉस कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम हमेशा कॉस कंपोनेंट लेते हैं, तो AX विल बी A कॉस थीटा और AY विल बी A साइन थीटा। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। कैसे? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से A स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी है? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस कंप्लीट वैल्यू मेक्स 1। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जो कि अगर देखो ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम भी है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्टेंट, ठीक है। अगर इसी एंगल में हमें टेन थीटा, ट्रायंगल में टेन थीटा निकालना होगा तो टेन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेन थीटा क्या होगा? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, A साइन थीटा डिवाइडेड बाय A कॉस थीटा। A साइन थीटा किसकी वैल्यू है? AY और A कॉस थीटा किसकी वैल्यू है? AX की। A से A कैंसिल, साइन बाय कॉस मेक्स टेन थीटा, तो टेन थीटा विल बी AY अपॉन AX, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स AY अपॉन AX। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? थीटा विल बी टेन इनवर्स AY अपॉन AX। यहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा अगर एंगल गिवन नहीं है तो, ठीक है। अब ये था हमारे सिचुएशन कब? जब हमारे पास 2D वेक्टर्स थे। अब देखते हैं 3D वेक्टर्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। या अब बच्चों 3 डायमेंशन के लिए समझते हैं। अगर वेक्टर हमारा 3 डायमेंशंस में है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में है, तो उस कंडीशन में हम वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास ये वेक्टर A है और 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हो गई एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं हमेशा, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। अब हमारे पास जो इस वेक्टर A के कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AX से। और A का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AY से, और Z डायरेक्शन में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं AZ से।
अब हमें एंगल भी कंसीडर करने पड़ेंगे। जो हमारा वेक्टर ए है वो तीनों एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स बना रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम को सिंपली समझ लो। पहले हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई, उस पर एक हमने वेक्टर बना दिया, वेक्टर ओ ए, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट ले लिए, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। एंगल्स दिखा दिए अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब हमने हमारा यहाँ पे बनेगा ये क्यूबॉइड, ठीक है। कैसे बनेगा, इस वेक्टर्स की प्लॉटिंग डॉटेड लाइन से कर लो, इसकी डॉटेड लाइन से कर लो, इसकी डॉटेड लाइन से कर लो। अब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, जब ये लाइन ए जेड है तो इसके पैरेलल जो लाइन बनेगी वो भी तो ए जेड होगी। ये ए एक्स है तो इसके पैरेलल ये लाइन है ए एक्स, ठीक है। तो ये भी एक्स होगी, जितनी डिस्टेंस ये है, जो हमने सुपरपोजिशन का पढ़ा था अभी, कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये इसको कवर अप कर लेगा, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये ए जेड है ये ए जेड होगा, ये ए वाई है तो इसके पैरेलल लाइन प्लॉट करेंगे तो ये ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। अब हमारा जो वेक्टर ए होगा वो वेक्टर ए क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड है वो, जो वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आएगा वो, और जो जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आएगा वो। अब हमें देखना है, मेन स्ट्रगल हमारा ये है कि ए एक्स क्या है, ए एक्स की वैल्यू हमने देखी है ए कॉस अल्फा। कॉस कब आता है, वेक्टर हमारा जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है उसी एक्सिस पे हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट आता है। ये वेक्टर हमारा अल्फा फॉर्म कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस अल्फा। इस एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा, तो ए की वैल्यू अगर ए को हम इस पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। इन द सेम वे अगर जेड पे लेके आएंगे, जेड से क्या वैल्यू फॉर्म कर रहा है, ये गामा। तो अगर बी को घुमा इस वेक्टर को घुमा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए, एंगल इज गामा, ए कॉस गामा। वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, अंडर रूट हो जाएगा इन तीनों का, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। तो पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं आर से, हमेशा आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जब भी वेक्टर 3 डायमेंशंस में है तो उसको एक्स वाई डायरेक्शन के साथ कैसे रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये एंगल्स होने चाहिए और ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड की वैल्यू होनी चाहिए। अगर सिंपली ए बी है तो हम निकाल लेंगे कॉस के साथ, ए कॉस अल्फा, ए कॉस गामा करके हम वो सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सोल्यूशन आता है। अब बच्चों देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, ठीक है। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि डेल्टा आर डिस्प्लेस्ड है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, उसके बाद यहाँ इस क्यू पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन को चेंज होने में ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, डेल्टा आर, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई आई। मतलब पी से क्यू पे गया तो इसकी पोजीशन जो चेंज हुई वो एक्स डायरेक्शन, पी पे अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे है एक्स डैश और वाई डैश, मतलब एक्स में भी चेंज हुआ है और वाई में भी चेंज हुआ है, बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव की है और वर्टिकली मूव की है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स में कितना चेंज आया, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना चेंज आया, डेल्टा वाई इज वाई एक्सिस में कितना चेंज आया। तो ये आपको हो गया पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टी। अब सिंप्लीफाई करना है बस इसको, डेल्टा एक्स को डेल्टा टी के साथ रख दो, यहाँ पे इसके साथ भी रख सकते हैं और इसके साथ भी रख सकते हैं बस। अब ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, लेट अस कंसीडर दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, और इन द सेम वे ये हो जाएगा वी वाई। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप।
मतलब एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी, समेशन होगा दोनों का, जो एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में और जो वाई डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर ये तीनों डायरेक्शन में हो रहा है तो साथ में एक कॉम्पोनेंट वी जेड और ऐड हो जाएगा, वी जेड के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन के लिए हम हमेशा यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जब हमारी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हो, मतलब टाइम में चेंज जो हो रहा है वो नेग्लिजिबल टू ज़ीरो है, नेग्लिजिबल चेंज है, इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, तो अब तब हम टर्म बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम जो है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब टाइम में जो चेंज आ रहा है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, कब, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बस इसमें हमें लिमिट लगानी होती है जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी, और लिमिट क्या होगी, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बच्चों देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इससे एक हायर टर्म होती है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब v क्या है, v जो हमारा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसके पहले वाले डेरिवेशन में जो हमने किया है x डायरेक्शन में कितना आ रहा है और y डायरेक्शन में कितना आ रहा है, वही तो टोटल v होता है। वही वैल्यू पिछली इक्वेशन से हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वही किया जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वाला किया था, इन द सेम वे वी हैव फॉलोड दिस। इसको इसके साथ पुट कर दो, फिर इसको इसके साथ पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सफिक्स में x है तो x आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो ए एक्स इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और ये हो जाएगा ए वाई इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, जो कि ये है, इस वैल्यू को हमने ए वाई रिप्लेस किया है और इस वैल्यू को हमने ए एक्स से रिप्लेस किया है, आई कैप और जे कैप हमारा एज इट इज आ गया। तो ये हो गई हमारी एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे आएगी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब टाइम में चेंज नेग्लिजिबल होता है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी ये 4th चैप्टर का हाफ पार्ट है, पार्ट 2 इसका नेक्स्ट लेक्चर है, आप देखिएगा। अगर आपको इस सब में कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड और अच्छी वीडियोस बना सकूं। आपके नीट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चंस मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकूं और फिज़िक्स आपको ईजीएस्ट वे में समझा सकूं। थैंक यू।